हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है वो यूपी टेट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जो हमारे प्रैक्टिस सेट में जो सवाल दिए हैं वो यूपी टेट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः दिया है 15 तथा 300। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा दिया है, लासा 300 गुणे 15 बराबर पहली संख्या दी है 60, हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4, 4 सत्तों 28, 30 में से 28 के 2 बचे, बड़ा 0 हो गए 20, 4 पंचे 20। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई? 75। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। दूसरा सवाल है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और उसे 55 रुपये में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? विजय ने एक किताब 50 में खरीदी और उसे 55 में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? क्रय मूल्य कितना दिया है? 50 और विक्रय मूल्य कितना है? 55। विक्रय मूल्य कितना है? 55। तो क्रय मूल्य सीपी 50 है और एसपी 55 है। तो हमें लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 5 और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 5 बटे क्रय मूल्य कितना है? 50 गुणे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10। 10% हमें लाभ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। 50 में खरीदी और 55 में बेच दी तो 5 का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत कितना है? 5 बटे 50 गुणे 100। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है? 50 तो बटे 50 गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% का लाभ हुआ। हमारा अगला सवाल है, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान
2 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 0। अब कह रहा है कि 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम जोड़ दें 0 2 0 और 2, 2020। योगफल कितना प्राप्त हुआ? 2020। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। अगला सवाल है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या। क्या एक सम संख्या जैसे 4 सम संख्या है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। एक संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब जो 2 संख्याओं से मिलकर बनी, जैसे 6 एक संयुक्त संख्या है, तो ये भी ऑप्शन गलत। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या 3, ये अभाज्य है लेकिन केवल विषम संख्या नहीं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, ये तो सम है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा डी सही है। हमारा अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती कौन है ये पहले जान जाओ। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं से कटे, एक या स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। और यहाँ 3 भी दिया है और 5 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अगला सवाल है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है 9999। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। अगर पूछे 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को हम 5 जगह लिख देते हैं। 6 जगह, अगर 6 अंकों को पूछे तो 6 जगह हम 9 लिख देते हैं। आगे कह रहा है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी है 100। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 1000। और कह रहा है इनका योगफल, नौ 9 1 10 और 9 1 10, कितना हो गया? 10,099। तो कौन से ऑप्शन में है 10,099? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला सवाल है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? सवाल कह रहा है किसी संख्या का, तो हमें संख्या पता नहीं, तो हम संख्या मान लेते हैं ए।
ए के 3/4 गुणे 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ए बराबर कितना आया? 24 दूना 48। क्यों 24 बराबर में है तो गुणा हो जाएगी 24 दूना 48। तो ए बराबर कितना आया? 48। आगे कह रहा है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो उस संख्या मतलब ए का 1/4 क्या होगा? तो 1/4 गुणे 48। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो बराबर कितना आंसर आ गया? 12। तो उस संख्या का 1/4 12 होगा। अगला सवाल है √4 प्लस √44 प्लस √10,000 का मान क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हम पीछे से हल करते हैं। तो 10,000 किसका वर्ग होता है? 100 का। और 100 में 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 144। और 144 किसका वर्ग है? 12 का। अब 12 में हम प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो हमारा आंसर कितना है? 4। ऐसे सवालों को हम पीछे से हल करते हैं। 100 का वर्ग होता है 10,000। तो 100 में 44 हम जोड़ दिए हैं तो 144 हो गया। और 144 वर्ग किसका होता है? 12 का। और 12 में फिर प्लस 4 जोड़ दें तो 16 आएगा। 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो आंसर हमारा 4 है। हमारा अगला सवाल है यदि 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा? 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1। तो हमारे जब आधार समान है नहीं, आधार समान होने पर ऊपर की संख्याओं को हम हल कर लेंगे। तो आधार समान करने के लिए 3 की घात x प्लस 8 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो 3 की घात 3 और की घात 2x प्लस 1। 3 की घात x प्लस 8 बराबर 3 की गुणा 2x से भी होगी और 3 की गुणा 1 से भी होगी। तो 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3। यहाँ पर नियम लागू हुआ है a की घात m की घात n बराबर a m n। तो अब आधार बराबर हो गए हैं तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। 6x से 1x घटेगा तो 5x बचेंगे बराबर 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो x बराबर 5/5, 5 से 5 कैंसिल तो बराबर 1। तो x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। अगला सवाल है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 बराबर है 10,000 प्लस 10,100 और प्लस 10,250 बराबर हैं किसके? तो 10,000 10
और गुणे 1000 प्लस 10 100, 10 गुणे 100 प्लस 10 दहाई, 10 की गुणा 1000 से तो 10,000 प्लस 10 की गुणा 100 से तो 1000 प्लस 10 की गुणा 10 से तो 100। अब इनको हम जोड़ देते हैं। 100 पीछे से 1 0 2 0 3 0 1 फिर 100 तो 0 0 1 1 1 11100। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी करेक्ट है, 11100 प्राप्त होगा। अगला सवाल हमारा है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? किस संख्या का किस संख्या का? तो माना संख्या हम मान लेते हैं x या a का 18%, 18/100 75 के 12% के बराबर होगा। तो 75 के 12% प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, तो बराबर के इधर में भी 100 है और बराबर के उधर में भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल। 3 चक्कू 12 और 3 छक 18। a बराबर 75 गुणे 4 और बटे में 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 7 में से 6 का 1 बचा, और 5 15, तो 3 5 15 और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो बराबर कितना है? 25 दूना 50। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। कह रहा था किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो मान लिया वह संख्या हम ए का 18% प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 बराबर 75 के 12/100 प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100, बराबर के इधर में 100 है, बराबर के उधर में 100 है, तो 100 100 कैंसिल हो गए। फिर 3 6 18, 3 चक्कू 12, फिर a बराबर 75 गुणे 4 और बटे में 6, ऊपर की संख्या बटे में जाएगी। अगला सवाल है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? संख्या 105 है, उनके गुणनखंडों की संख्या है कितनी है? तो 105 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 105 3 तियां 9, 10 में से 9 के 1 उतारे 5, 3 5 15, 5 7 35 और 7 1 7।
गुणनखंडों की संख्या। तीन, 5, 7, तो 3 की घात हम 1 गुणे 5 की घात 1 गुणे और 7 की घात हम 1 लिखते हैं। अब 3 की घात 1 है और गुणे 5 की घात 1 है गुणे 7 की घात 1 है, तो हम घात में +1 जोड़ देंगे, तो 1 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 1 + 1 2 गुणे 1 + 1 2 गुणे 1 + 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 8। तो गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी है 8, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला सवाल है, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% फिर बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो a + b + ab बटे 100 ये फार्मूला। तो 20% बढ़ाई जाती है प्लस फिर 20% बढ़ाई जाती है प्लस 20 गुणे 20 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 20 40 प्लस 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, तो 20 40 100 प्लस 4 44, तो 44% कुल वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। 7150 विभाज्य है 25 से, या 6890 विभाज्य है 25 से, या 4685 या 4855। तो 25 से विभाज्यता का नियम समझो। यदि संख्या के अंतिम अंक 2 से 25 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। अंतिम के 2 अंक यदि अंतिम के 2 अंक यदि 00, 25, 50 और 75 है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। तो पहले ऑप्शन में लास्ट में 2 अंक 50 है तो यह संख्या 25 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। दूसरी संख्या है 90 जो 25 से विभाजित नहीं होगी, 85 भी 25 से विभाजित नहीं होगी, 55 भी 25 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 7150, जिसके अंतिम अंक 2 50 हैं, वो संख्या 25 से विभाजित होगी। तो हमारा अगला सवाल है, प्राप्तांक 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग तो 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 5 और +6 और +6 बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8।
बराबर 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 12 24 2 26, 26 10 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, 48 6 54, 54/8। अब 54 को 8 से भाग करें, 8 छंग 48, 4 में से 8 जिया दहाई लियो, दहाई मिलो 10, 4 14, 14 में से 8 के 6, यहाँ बचे 4, 4 से के कुछ ना है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ायो, 8 7 56, 10 में से 6 के 4, दशमलव लगा, 0 बढ़ायो, 8 5 40, तो 6.75, तो कट के आया 6.75। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी। अगला सवाल है 5 प्रेक्षणों यक्स कामा यक्स प्लस 2 कामा यक्स प्लस 4 कामा यक्स प्लस 6 कामा यक्स प्लस 8 का माध्य घेरा है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 5 प्रेक्षणों का माध्य, तो 5 प्रेक्षण कौन हमारे हैं? यक्स कामा यक्स प्लस 2 कामा यक्स प्लस 4 कामा यक्स प्लस 6 कामा यक्स प्लस 8। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का, समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 और बटे 1 2 3 4 5 और इनका माध्य कितना दिया है? 11, तो बराबर 11। अब जोड़ दो ऊपर वाली संख्या, यक्स यक्स 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 5x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, तो 20 बराबर 5 की गुणा 11 से हो जाएगी, 11 के नीचे बटे में हम 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा हो जाएगी, तो 11 5 55। अब 5x बराबर 55 प्लस के 20 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, तो 5x बराबर 55 से 20 के 35, 55 से 20 के 'x बराबर 35 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सतो 35, तो x का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है? 7। आगे कह रहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो x प्लस 2 और x प्लस 4, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है? 7, तो 7 प्लस 7 और 2 9 प्लस 7 4 11, 9 7 16 प्लस 11, 6 1 7 और 2 1 6 1 7 1 और 1 2। अब कह रहा है कि 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो बटे में 3, 3 एकम 3, 3 9 27, तो बराबर कितना प्राप्त हुआ? 9। तो कौन सा ऑप्शन है? ए। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को
6 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है। ए कितना काम करता है? 6 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो ए के को कितना काम मिले? टोटल तो काम कुछ हुआ होगा, तो टोटल काम कितना हुआ है? 18। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, तो टोटल काम कितना है? 18। तो ए को कितना काम मिला? 6 तियां होता है 18, तो 3 और 9 दून 18, तो बी को कितना मिला? 2। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर ए और प्लस बी बराबर कुल कितना काम है? 18 बटे ए को कितना था मिला? 3 और बी को कितना मिला था? बी के 2, तो 3 और 2 5 बटे 5। 18 को हम 5 से भाग करते हैं, 5 तियां 15, 18 में से 15 के 3, दशमलव बढ़ाया 0, 5 छक्का 30, तो 3.6 दिन। 3.6 दिन लगेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। 10%, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 10 20 प्लस 1, तो 20 और 1 21% की वृद्धि होगी। एक दूसरा फार्मूला होता है 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, तो 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर और बटे 100 बराबर 10 दूना 20 प्लस 10.100 और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि हुई है। चाहे ये सूत्र लगा लो या चाहे ये वाला सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ए, 21% की वृद्धि होगी। तो कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, तो 2/5, तो 5 हमारा हो जाएगा मूलधन और 2 हो जाएगा ब्याज। अब फार्मूला होता है साधारण ब्याज, फार्मूला होता है साधारण ब्याज एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ब्याज कितना है? 2 बराबर मूलधन कितना है? 5 गुणे दर कितनी दी है? 8%, 8, और हमें निकालना क्या है? समय t और बटे 100। आप
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 5 एकम 5 और 5 25। तो हमें समय कितना प्राप्त हुआ? 5 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। 2/5 होगा किस मूलधन का? 2/5 होगा तो 2/5, 5 को हम मान लेते हैं मूलधन और 2 को हम मान लेते हैं ब्याज। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? 2 बराबर मूलधन कितना है? 5 गुणे दर कितनी है? 8 गुणे समय ज्ञात करना है और बटे में 100। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 से 8 के 2 बराबर 0 20, 4 पंचे 20 और 5 एकम 5, 5 25। तो टी बराबर कितना आ गया? 5। तो समय हमारा कितना है? 5। इस एक के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा हो जाएगी तो टी इधर आ जाएगी, 5 उधर जाएगा तो टी बराबर 5। अगला सवाल है, यदि मैं 10 रुपये के गेरा की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होगा। तो 10 रुपये के गेरा, तो 10 रुपये की गेरा वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से, तो 11 रुपये के 10 की दर से गुणा कर दो 10 और 11 ग्राम 121। तो कितने का लाभ हुआ हमें? 100 से 121 तो कितना ज्यादा है? 21। तो 21% का हमें लाभ हुआ। कितने का? 21% का हमें लाभ हुआ। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है? सी।